कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखेंगे। कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखिए क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है तो उसको कहते हैं जेड। जेड जो है वो जूजामिन वर्ड से आया है। जूजामिन का मतलब होता है टुगेदर। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है तो जेड, और जो ई है यह है एंटगेगन से, और ई का मतलब होता है अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है तो कन्फिग्रेशन ई। सेम ग्रुप सेम साइड जेड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ई। जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अब इससे दो ग्रुप लगे हैं तो एक की प्रायोरिटी ज्यादा होगी और दूसरे की प्रायोरिटी कम होगी, एक हाई प्रायोरिटी एक लो प्रायोरिटी। जैसे यहां पर भी एक हाई प्रायोरिटी और एक लो प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी वाले डबल बॉन्ड के सेम साइड में है तो कन्फिग्रेशन जेड। और अगर ऐसा हो कि जब हम प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हो तो सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में है तो कन्फिग्रेशन ई। सेम प्रायोरिटी सेम साइड जेड, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड ई। अब देखिए प्रायोरिटी कैसे पता चले किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसके लिए तीन साइंटिस्ट थे, कॉन, इनगोल्ड और प्रेलॉग। उन्होंने एक सीआईपी सीक्वेंस रूल दिया, उन्होंने एक सिस्टम दिया, और उस सिस्टम को फॉलो करते हुए हम ये देख सकते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी प्रायोरिटी कम है। उन्होंने कुछ रूल्स दिए, जैसे पहला रूल है प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। अब अगर हम F और Cl ले लें तो F और Cl में F और I एक साथ है ना, F और I में I का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये 1 प्रायोरिटी ये 2। Br और Cl में Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो Br की प्रायोरिटी 1। तो हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड में है इसलिए इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा Z। सेम प्रायोरिटी सेम साइड Z। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। रूल 2, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, लेकिन एटॉमिक मास हम केवल तब चेक करेंगे इफ एटॉमिक नंबर इज सेम। और ऐसा कब होता है? आइसोटोप्स के केस में, जब एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। और ऐसे केसेस में जो हैवियर आइसोटोप है यानी जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में हम ड्यूटेरियम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। Cl और Br में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि Br की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब अगर यहां पे देखें तो सेम प्रायोरिटी वाला 1 और 1 अपोजिट साइड में है इसलिए इसका कन्फिग्रेशन होगा E। अब देखिए रूल 3, अगर मान लीजिए डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो है वो सेम है तो हम क्या करते हैं, देन ऑब्जर्व नेक्स्ट सेट ऑफ एटम ट्रिपलेट। ठीक है, अगर डायरेक्ट कनेक्टेड एटम सेम है तो हम अगले तीन एटम कौन से कनेक्टेड हैं वो देखेंगे। इफ एनी ट्रिपलेट कंटेन एनी एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर देन कंटेन हायर प्रायोरिटी। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, इस रूल को कैसे कर समझ सकते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Br और Cl में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि Br की प्रायोरिटी ज्यादा है Cl से। अब बात करते हैं हम CH3 और CH2 CH3 में। तो अब यहां पे समस्या ये है कि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो ऊपर भी कार्बन है और नीचे भी कार्बन। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इस कार्बन से अगले तीन एटम कौन से अटैच्ड हैं। तो इस कार्बन से अगले तीन एटम अटैच्ड हैं हाइड्रोजन, तो हम लिख लेंगे प्रायोरिटी ट्रिपल H 3HH। और इस कार्बन से एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, तो यहां पे प्रायोरिटी है ट्रिपल H, यहां पे प्रायोरिटी है CHH। अब यहां पे है कार्बन यहां पे हाइड्रोजन, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बन को। तो ये 1 हो गया, ये 2। ट्रिपलेट में हम देखेंगे फर्स्ट एटम कौन सा है। अगर फर्स्ट एटम में ही हमें डिफरेंस पता चल गया कि एक हायर प्रायोरिटी वाला है तो उसकी ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी, फिर हम उसके आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ई। सेम प्रायोरिटी सेम साइड जेड, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड ई। OH और OCH3 में ऑक्सीजन के बाद यहाँ कार्बन लगा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन लगा है। पहला एटम ऑक्सीजन था तो कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा। यहाँ पे देखिए ऊपर कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, डिफरेंस हमें पता नहीं चला। लेकिन जब हम कार्बन के बाद देखते हैं कि अगले एटम कौन से हैं, तो यहाँ कार्बन के बाद एक Cl है और दो हाइड्रोजन है, तो हमें सेट ऑफ एटम ClH मिला। जबकि यहाँ पे हमें Br, H और H मिला। जब पहला एटम यहाँ पे देखा Cl था, यहाँ था Br था, तो Br वाले की प्रायोरिटी ज्यादा। अब सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन E। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये कार्बन क्लोरीन लगा है, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा है। ये क्लोरीन 35 है, ये क्लोरीन 37 है। यहाँ पे CH3 लगा है, लेकिन ये कार्बन 12 था, और यहाँ पर CH3 लगा है, कार्बन 14 है। ठीक है, तो अब देखिए क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे क्लोरीन 37 की 1 2। कार्बन 12 और कार्बन 14 में कार्बन 14 की प्रायोरिटी ज्यादा है। सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन ई। सिद्धि अभी समझ में आ गया बेटा रूल 2? 3 का एग्जाम्पल, 3 के भी और एग्जाम्पल लेंगे। 3 बोला था, अच्छा ठीक है, हो गया, 3 भी बता देंगे। देखो पहले ये दो एग्जाम्पल देख लो। हम देखेंगे जैसे Br है और Cl है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। Br और Cl में एटॉमिक नंबर Br का ज्यादा है। राइट साइड में अगर आप देखो तो एक बार कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो उसका ट्रिपलेट बनेगा ट्रिपल एच। CH2 CH3 में देखें तो कार्बन से एक कार्बन लगा है, एक कार्बन लगा है और दो हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, अब अगर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन लगा है, तो पहला एटम ऊपर H है, नीचे कार्बन है। अब आप खुद बताइए हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की या कार्बन की? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? कार्बन की। और इसलिए नीचे वाले की प्रायोरिटी ऊपर वाले से ज्यादा है। ऐसे ही सेकंड वाले एग्जांपल में ऑक्सीजन से कार्बन लगा है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा है, तो ऑक्सीजन से कार्बन लगा है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी है। और CH2Cl और CH2Br में कार्बन से Br हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और कार्बन से क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा दी है। इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, देखिए जो ये रूल है वो मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड है। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उनको कंपेरेबल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अब ये समझ में नहीं आता बहुत लोगों को कि कंपेरेबल सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक एग्जांपल बताता हूं, है ना। कंपेरेबल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, मैं एक अलग एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे CH कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, CHO और CH2OH, CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH3, है ना, ये ऐसा है। अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड GI तो शो कर रहा है, और GI शो कर रहा है तो उसका कुछ कन्फिग्रेशन भी होगा, आइदर E या Z। क्या है, तो उसके लिए CHO और CH2OH की प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, किसकी ज्यादा है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन, इस बार डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, ओपन करके लिखते हैं। ये CH डबल बॉन्ड O है, तो देखो इसको कैसे कंपेरेबल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। कंपेरेबल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं। पाई बॉन्ड को तोड़ के कैसे बना देंगे, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन रियल, ये ऑक्सीजन रियल, और इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। जब पाई बॉन्ड को तोड़ा तो दोनों में एक एक वैलेंसी फ्री हुई।
और जब वैलेंसी फ्री हुई तो ये कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा था ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन बना रहा था कार्बन के साथ, तो इस तरह से तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, और देखो जैसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N होता, इसको कैसे कंपेरेबल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो कार्बन रियल है, ये नाइट्रोजन रियल है, और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, दोनों को तोड़ा, जब एक पाई बॉन्ड तोड़ा तो दो वैलेंसी फ्री हुई, एक और तोड़ा तो दोनों पे दो दो वैलेंसी फ्री हो गई। इस तरह से कार्बन किससे जुड़ा था, नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे इमेजिनरी नाइट्रोजन लिख दिया, यहाँ पे इमेजिनरी नाइट्रोजन, यहाँ पे इमेजिनरी कार्बन, और यहाँ पे इमेजिनरी कार्बन। इस तरह से तोड़ते हैं। जैसे मैं एक और तोड़ के दिखाता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसको कैसे तोड़ेंगे कंपेरेबल सिंगल बॉन्ड में। तो पहले ये लिखेंगे ये कार्बन रियल है, ये कार्बन भी रियल है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये दो हाइड्रोजन भी रियल है, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, रियल है। इस पाई बॉन्ड को तोड़ा है जिसके कारण दो दो वैलेंसी फ्री हुई हैं, तो यहाँ पे एक कार्बन लगा दिया और यहाँ पे एक कार्बन। इस तरह से तोड़ते हैं। हम बात कर रहे थे CHO और CH2OH में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, इस कार्बन के बाद लगा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसके ट्रिपलेट क्या मिलेंगे, OOH। इस कार्बन के बाद अगले एटम अटैच्ड है OOH, जबकि इस कार्बन के बाद OHH। अब आप बताइए OOH और OHH में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी, तो ये 1 ये 2। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो हम अगले एटम देखेंगे कार्बन से कौन अटैच्ड है। तो इस कार्बन से अगले एटम अगर देखें कौन से अटैच्ड हैं, तो दो कार्बन CCH, और जब इसको देखें तो यहाँ पे अगले इस कार्बन के बाद अटैच्ड हैं एक C रियल, एक C इमेजिनरी और हाइड्रोजन। तो हमें डिफरेंस पता नहीं चला, नीचे भी CCH ऊपर भी CCH। तो जब डिफरेंस पता नहीं चलता, इस कार्बन से डिफरेंस नहीं पता चला, तो इससे आगे वाले पे गए, और इस कार्बन पे हमें क्या मिला, इस कार्बन से अगले तीनों H ही अटैच्ड हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे इस कार्बन पे जाते हैं, जब हम इस कार्बन पे पहुंचे, तो इस कार्बन से जो तीन अगले अटैच्ड हैं वो CHH हैं, CHH। यहाँ पे H था, यहाँ पे C है। जहां तक डिफरेंस नहीं मिलता तब तक हम आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए ये 1 और ये 2, अब यहाँ पे सेम प्रायोरिटी सेम साइड में है, तो ये हो जाएगा Z। डन, आगे चलें। चलिए, जैसे एक बार ये एक नया एग्जांपल है जो हमने लिया था, उसके अलावा एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे CHO है तो इसको मैंने बताया कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन COOH में, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो जैसे ये ऑक्सीजन था रियल, तो ये रियल, ये ऑक्सीजन रियल, इस ऑक्सीजन से ये वाला कार्बन से ऑक्सीजन इमेजिनरी, ऑक्सीजन से कार्बन इमेजिनरी। ठीक है, COOH के लिए ये OH रियल, पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, एक था ऐसा, ये एक रियल, और इस ऑक्सीजन से कार्बन और इस कार्बन से ऑक्सीजन। C ट्रिपल बॉन्ड N में दो ब्रेक किए, इस तरह से CONH2 में एक ब्रेक किया, और इस साइड से ट्रिपलेट बना सकते हैं। अब अगर CH डबल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH में देखें, तो यहाँ कार्बन के बाद जो अगले ट्रिपलेट होंगे वो एक कार्बन रियल में, एक कार्बन इमेजिनरी और एक H। जबकि यहाँ पर देखें तो एक कार्बन, दो कार्बन और तीनों कार्बन। तो पहले दो तो सेम है, बाद में यहाँ पे H है और यहाँ पे C है, तो नीचे वाले को प्रायोरिटी देंगे 1 और ये हो गया 2। CHO में कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, यहाँ पे OOH मिलेगा और यहाँ पे ट्रिपल N मिलेगा। बट पहला ही एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 और 2। अब सेम प्रायोरिटी ग्रुप देखें
तो अपोजिट साइड में है, और अगर सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है तो कॉन्फ़िगरेशन ई होगा। रूल 6 है, अगर कहीं पर एक सिस और एक ट्रांस है तो नॉर्मली हम सिस को प्रायोरिटी देंगे, अगर एक जेड और ई है तो जेड को प्रायोरिटी देंगे, और आर और एस है तो आर को प्रायोरिटी देते हैं। और आर और एस क्या है ये आगे ऑप्टिकल आइसोमर में आएगा। अभी तो हमारे काम की दो चीजें हैं, एक सिस और ट्रांस में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जेड और ई में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को समझते हैं थोड़ा सा। यहां पे देखिए, ये CH3 है और ये कार्बन है ना। यहां पे हाइड्रोजन, तो ये 1, ये 2, इधर ये 1 और ये 2। इसमें अगर आप देखें तो सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है, सिर्फ इस डबल बॉन्ड पे फोकस कर रहा हूं मैं, बाकी मेरा फोकस कुछ भी नहीं है, केवल इस डबल बॉन्ड पे। तो जब मैं ये केवल इस डबल बॉन्ड पे फोकस कर रहा हूं तो मुझे इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन ई मिला। अगर मैं नीचे वाले पे आता हूं तो ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2, तो मुझे इसका इसमें सेम ग्रुप 1 1 सेम साइड में है, मुझे इस पूरे का कॉन्फ़िगरेशन जेड मिला। क्या आप इस बात से कन्विंस हैं कि ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन ई है और नीचे वाले का जेड है? तो जेड और ई है ना, ये ई हो गया, ये वाला जेड हो गया। अब देखिए, आपको ये तो आप मानते हैं ना कि ई और जेड सेम नहीं है, या आपको लगता है कि ई और जेड सेम है? ई और जेड सेम है या डिफरेंट है? तो ई और जेड बोलिए जरा, ई और जेड सेम है या डिफरेंट है? नहीं है। ठीक है, तो अब अगर ये डिफरेंट है तो इनमें किसी एक की प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी, तो ये जेड, इसकी प्रायोरिटी ई से ज्यादा है, तो ये 1, ये 2। इधर CH3 और H में अगर देखें तो ये CH3 और ये H, तो ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम। अब यहां पे अगर देखें तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ई हो जाएगा। ठीक है, तो ई और जेड में जेड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जेड की ज्यादा होगी प्रायोरिटी, यस। इसमें मैं एक और पॉइंट लिखवा देता हूं, रूल 5, आप रूल 5 में इसको लिख लीजिएगा, लोन पेयर इज गिवन मिनिमम प्रायोरिटी। लोन पेयर इज गिवन मिनिमम प्रायोरिटी, रूल 5 थोड़ा सा हम अपने हिसाब से रूल 5 लिख लेते हैं। जैसे ये NH2 है, ये CH3 है और ये H है। ठीक है, अब ये तो सबको पता है कि CH3 और H में ज्यादा प्रायोरिटी CH3 की है, ये 1, ये 2। यहाँ पे नाइट्रोजन है NH2, और अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन वैसे सबसे कम प्रायोरिटी वाला है, लेकिन लोन पेयर की प्रायोरिटी सबसे कम है, हाइड्रोजन से भी कम है, तो ये 1 और 2। तो यहाँ पे सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जेड। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड करना। कोई भी मॉलिक्यूल अगर जीआई शो करता है तो हम फाइंड कर सकते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कि उसकी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। और उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का, 2n, वेर n इज इक्वल टू स्टीरियोजेनिक एरिया, या स्टीरियोजेनिक एरिया कह सकते हो, या कह सकते हो स्टीरियोसाइट, स्टीरियोजेनिक एरिया या स्टीरियोसाइट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात पे, उनको ये लगता है कि यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ध्यान रखिए n का मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि n का यहाँ पे मीनिंग ये है कि कितने ऐसे डबल बॉन्ड हैं जिनके अराउंड मॉलिक्यूल जीआई शो करता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों डबल बॉन्ड के अराउंड तो मॉलिक्यूल जीआई शो ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे केवल एक डबल बॉन्ड है जिसके अराउंड मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे 2 raised to power 1, यानी 2 बनेंगे। कोई कंफ्यूजन?
क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के राउंड और इस डबल बॉन्ड के राउंड जीआई शो नहीं करेगा? तो कितने ऐसे डबल बॉन्ड हैं जिसके राउंड मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है? केवल इस डबल बॉन्ड के राउंड। तो स्टीरियो साइड कितनी हुई? 1। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे 2⁻1। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनिएगा, ये 2⁻n फार्मूला हम केवल तब लगाते हैं जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसके सेंटर से लेफ्ट और राइट में जाने पर सेम डिस्टेंस में सेम एटम मिले। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड है जिसके राउंड जीआई शो कर रहा है, तो फिर चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो फर्क नहीं पड़ता, तब दो ही आइसोमर बनते हैं। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हम कब देखेंगे? जब एक से ज्यादा ऐसे डबल बॉन्ड हो जिनके राउंड जीआई शो करे, या एक से ज्यादा स्टीरियो साइट हो। जैसे यहां पे कितनी स्टीरियो साइट हैं? तो एक तो ये डबल बॉन्ड के राउंड और एक इस एलीन के राउंड। देखो एलीन क्या होता है? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लगातार डबल बॉन्ड है उसको एलीन कहते हैं। और हर वो एलीन जिसके टर्मिनल से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है, जैसे यहां पे देखिए एलीन क्या है? जिनमें कंटिन्यूअस बॉन्ड है। जैसे यहां पे 1 2 3 एलीन, 3 डबल बॉन्ड है तो ये एलीन है, और इसके टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है। तो कोई भी एलीन जिसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है, जैसे 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, और टर्मिनल से लगे ग्रुप डिफरेंट हो, तो ये जीआई शो करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे एक तो ये एलीन जीआई की साइट है, और एक डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे 2⁻2 इज इक्वल टू 4। एलीन क्या होते हैं? फिर से एक बार देखिए, एलीन क्या होते हैं? जिनमें लगातार डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे ये एलीन है, ये एलीन जीआई शो करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एलीन है, जैसे मैं एक और एलीन बना रहा हूं, HCH3 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, HCH3, ये भी एलीन है, लेकिन यहां पे जो कंटिन्यूअस बॉन्ड है वो 2 हैं। मतलब क्या कितने हो गए? इवन। और अगर इवन है तो फिर वो जीआई शो नहीं करेगा। ऑड वाला जीआई शो करेगा, इवन वाला जीआई शो नहीं करेगा। पहले अब आप इसको छोड़ो, ये बताओ एलीन समझ में आया क्या होता है? किसको एलीन समझ में नहीं आया? सबको एलीन समझ में आ गया। क्या होते हैं एलीन? जिसमें लगातार डबल बॉन्ड हो। एलीन कब जीआई शो करेगा? जब वैलेंसी, जब डबल बॉन्ड ऑड हो और किनारे पे लगी हुई वैलेंसी डिफरेंट हो। अच्छा, मैं अगर यहां पर भी CH3 लगा देता तो फिर ये जीआई शो नहीं करता, क्योंकि अब ये दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो, सेम हो गए। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले ये बताइए, मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है या नहीं? क्या ये मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो ये कैसा हुआ? अनसिमेट्रिकल। इसमें एक इस डबल बॉन्ड के राउंड जीआई शो कर रहा है, और एक इस डबल बॉन्ड के राउंड। दो ऐसे डबल बॉन्ड हैं। अच्छा, कैसे इनके अराउंड जीआई शो कर रहा है? क्योंकि देखो इस डबल बॉन्ड से H और C2H5 लगा है, दोनों अलग हो गए। इससे एक H लगा है और एक ये पूरा डिफरेंट। इस कार्बन से H और CH3, और इस कार्बन से एक H और एक ये पूरा। तो इसमें दो ऐसे डबल बॉन्ड हैं जिनके अराउंड जीआई शो कर रहा है, तो दो स्टीरियो साइड, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2⁻2 यानी 4। अब थर्ड एग्जांपल देखें, यहां पे CH3 था, यहां पे एक तो ये डबल बॉन्ड है जिसके राउंड जीआई शो करेगा। अब आप बताइए, ये ऐसा है, एक मिनट, ये
यहाँ पे ये कुछ नहीं है ना, ये बस यहीं तक है, CH2 ही है ना, इसके आगे ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये है ना, बस ये CH2 यहाँ आके खत्म हो गया, ये यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगा है, वो मिसप्रिंटिंग है थोड़ा सा, है ना। तो अब देखो, एक तो ये एलीन सिस्टम है इतना, और एक ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे जीआई शो करेगा, बट इस एलीन पे जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 लगा है किनारे पे। अब मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगा दूं तो ऑड बॉन्ड है, लेकिन फिर भी ये जीआई शो नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? सेम ग्रुप आ गए दोनों हाइड्रोजन, वो CH2 था, है ना। अगर सेम आ गए तो फिर वो एलीन है, उसमें ऑड नंबर बॉन्ड भी हैं, फिर भी वो जीआईसो नहीं करेगा, स्टीरियोसाइट 1 हो जाएंगी और इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बनेंगे। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल इज मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब जिसके दोनों साइड के जो एंड्स हैं वो सेम हो। तो अगर सिमेट्रिकल है, कहीं भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाए, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वहां पे फॉर्मूला होगा टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर m-1, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर m-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 n-1 m-1। अब क्वेश्चन आता है कि सर n क्या है, तो n तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ स्टीरियोसाइट है। m क्या है, ये डिसाइड करता है n। अगर n इवन है तो m की वैल्यू हो जाती है n/2, और अगर ऑड है तो हो जाता है n+1/2। ठीक है, m कैसे डिसाइड होगा, m डिसाइड होगा n से। कैसे, n इज इक्वल टू, अगर इवन है तो m हो जाएगा n/2, ऑड है तो n+1/2। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि लेफ्ट से और राइट से कहीं भी जाएं, सेम डिस्टेंस पे जाने पर सेम एटम मिलते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर m-1। जैसे यहां पे देखें, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया कि ये सिमेट्रिकल है? पहले तो ये बताइए, सिमेट्रिकल समझ में आ गया या नहीं? सिमेट्रिकल समझ में आ गया कि ये वाला सिमेट्रिकल है। अब देखो, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ पे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए पहले n को देखना होगा। बताइए जरा इस बार n कितना है, कितने ऐसे डबल बॉन्ड है जिनके अराउंड जीआई शो करेगा। तो देखो, एक ये वाला डबल बॉन्ड है और एक ये वाला, तो n की वैल्यू आ गई 2, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2/2, 2/2 मतलब 1। तो अब टोटल जीआई के लिए 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 2+1 इज इक्वल टू 3। तो इसके टोटल 3 आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, यहीं पे एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लो हमारे पास ऐसा होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखिए, इस बार भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, और कितने ऐसे डबल बॉन्ड हैं जिनके अराउंड जीआई शो करेगा, तो 1 2
और 3। इस बार n की वैल्यू आ गई 3। और अगर n की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1/2। 3 + 1 हो गया 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई 2। तो इस बार टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे 2 की पावर 3 - 1 प्लस 2 की पावर 2 - 1। 2 की पावर 3 - 1 मतलब 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, तो 4 + 2 = 6। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है और इसमें दो साइट हैं, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग का डबल बॉन्ड। क्योंकि कोई भी रिंग जिसमें 8 कार्बन होते हैं वो डबल बॉन्ड के राउंड जीआई शो करता है। तो यहाँ पे 2 साइट मिल गई, तो 2⁻², 4 आइसोमर। यहाँ पे एक ये वाली, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग के ये 2 कार्बन। 3 साइट मिल गई, तो 2⁻3, 8 बन गए। यहाँ पे एक इस डबल बॉन्ड के राउंड, रिंग में 6 कार्बन है तो इसके डबल बॉन्ड के राउंड शो नहीं करेगा, और एक इस रिंग के इन दोनों कार्बन के राउंड, क्योंकि रिंग के ये 2 कार्बन ऐसे हैं जिनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है। तो इस बार हमारे पास मिली 2 साइड, तो ये हो गया 2⁻² = 4। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट अपन ले लेते हैं स्टेबिलिटी। तो नॉर्मली जो है ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस पे, पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है ना। देखो स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एनर्जी पर। किसी मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा कम होगी, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। यहां पे देखिए एनर्जी कहां पे ज्यादा होती है, तो जहां पे रिपल्सन होगा वहां एनर्जी ज्यादा होगी, और जहां पे अट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी कम होगी। जितना ज्यादा रिपल्सन एनर्जी उतनी ज्यादा एनर्जी, ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, तो अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जब रिपल्सन मिनिमम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखिए यहां पे है CH3, यहां पर भी है CH3। अब अगर हम CH3 देखें तो CH3 में है ना, 2 CH3 हैं। CH3 में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स पर है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 6 और 3 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। 9 इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो रिपल्सन है 1 में और 2 में अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, तो रिपल्सन कहाँ ज्यादा होगा बताइए, 1 में या 2 में? सिर्फ ये बताइए रिपल्सन कहाँ ज्यादा है, 1 में। तो जहां रिपल्सन ज्यादा होगा, एनर्जी अगर देखें तो एनर्जी भी कहां ज्यादा होगी, 1 में। तो स्टेबिलिटी कहां ज्यादा हो जाएगी, जहां पे रिपल्सन एनर्जी कम है, यानी स्टेबिलिटी ट्रांस में ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में? जहां रिपल्सन ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। एनर्जी 1 की ज्यादा। अब देखो यहां पे ये वाला है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड में सिस, और ये वाला है ट्रांस। यहां पे दोनों हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन इतना छोटा है कि उसके कारण कोई रिपल्सन होता नहीं है। यहाँ पे CH3 और C2H5। इस बार तो C2H5 में ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन भी ज्यादा।
जबकि यहां पे रिपल्सन कम है। तो जहां रिपल्सन कम है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा, अगेन ट्रांस ज्यादा स्टेबल। नेक्स्ट देखिए, यहां पे दोनों CH3 सेम साइड में हैं, ये सिस है। यहां पे दोनों CH3 अपोजिट साइड में हैं, तो ये ट्रांस है। क्या आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस? ये क्लियर है कौन सा सिस कौन सा ट्रांस? अब देखो जरा, यहां पे जो रिपल्सन लग रहा है वो CH3 और CH3 के बीच में लग रहा है। यहां पे जो रिपल्सन लग रहा है वो C2H5 और CH3 के बीच में लग रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन इतना छोटा है कि ना तो ये C2H5 को रिपेल करेगा और ना CH3 को रिपेल करेगा। अब आप बताइए इस बार थर्ड केस में CH3 और CH3 के बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा या C2H5 और CH3 के बीच में? सिस में और ट्रांस में रिपल्सन कहां ज्यादा है? ट्रांस में। तो इस पर्टिकुलर केस में अब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? सिस की। एक लास्ट एग्जांपल, यहां पे क्लोरीन और क्लोरीन पास पास है, यहां दूर हैं। पास है तो रिपल्सन होगा और दूर है तो रिपल्सन कम होगा, तो यहां पे फिर से ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा। सीधी सी बात अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो जहां पे रिपल्सन कम होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जब पास रहेंगे, देखो आसान भाषा में, जब ग्रुप पास रहेंगे, Cl के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन है। जब इलेक्ट्रॉन पास पास रहेंगे ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। जैसे यहाँ पे देखो CH3 पास है, मतलब CH3 यहाँ पे CH3 C2H5 है, पास है तो स्टेबिलिटी कम, दूर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, पास है तो स्टेबिलिटी कम, दूर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे क्या है, CH3 पास है, यहाँ पे C2H5 CH3 पास है। तो जब बल्कि ग्रुप पास है तो फिर एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। यहाँ पे Cl पास है, स्टेबिलिटी कम, Cl दूर है, स्टेबिलिटी ज्यादा।